हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो अमेंडमेंट किया गया था 1786 में और द्वितीय डिक्लेरेटरी एक्ट 1788 के विषय में है। दोस्तों, यह लेक्चर भी हमारे पूर्व लेक्चर की भांति आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सके, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी, जो कि संशोधन विधेयक 1786 और द्वितीय उद्घोषणा विधेयक 1788 के रूप में जानी जाती है। अब हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 1786 के संशोधन विधेयक और सन 1788 के द्वितीय उद्घोषणा एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन अमेंडमेंट एक्ट 1786 एंड सेकंड डिक्लेरेटरी एक्ट 1788। अब हम इसी विषय में दोस्तों बात करते हैं कि जब आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना क्या चाहिए। दोस्तों, इस संशोधन विधेयक के बारे में और उद्घोषणा विधेयक के बारे में किताबों में बहुत कम जानकारियां मिलती हैं और हम इन्हीं सभी जानकारियों को आपके लाए हैं एक संक्षिप्त रूप में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें पिट्स इंडिया एक्ट को भी। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि यदि आपसे प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसका जवाब क्या लिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों के विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं, फिर भी हमने इन सभी जानकारियों को तथ्यात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आइए। भारतीय संवैधानिक विकास में पिट्स इंडिया एक्ट का महत्वपूर्ण स्थान है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत विस्तृत एक्ट था, लेकिन इस एक्ट में भी कुछ कमियां या बहुत सी कमियां रह गई थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने सन 1786 में एक संशोधन विधेयक पारित करा, जिसे सन 1786 के संशोधन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संशोधन विधेयक 1786 के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद हेतु तैयार करना, ताकि वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार कर लें और अपनी सेवाएं भारत में कंपनी प्रशासन में दें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों में ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज III थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर और तत्कालीन गवर्नर जनरल जिनके लिए यह पूरा प्रयास किया गया संशोधन विधेयक के द्वारा, वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश संसद ने संशोधन विधेयक को पास किया था सन 1786 में। अब हम देखते हैं इसी संशोधन विधेयक 1786 की मुख्य धाराएं या मेन प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के। सबसे पहली धारा है दोस्तों कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया कि वह भारत में शांति और सुरक्षा के लिए अपनी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसके निर्णयों से असहमति जता सकता था। अर्थात वह अपनी काउंसिल के निर्णयों का उल्लंघन करके अपने स्वयं से किसी निर्णय को लागू भी कर सकता था। वह अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द भी कर सकता था और स्वनिर्णय को लागू भी कर सकता था। यह अधिकार मिला गवर्नर जनरल को। बहुत मजबूत बना दिया इसने गवर्नर जनरल की स्थिति को भारत में कंपनी प्रशासन में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संशोधन विधेयक 1786 की दूसरी महत्वपूर्ण धारा की ओर। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, भारत में मुख्य सेनापति बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ही क्या हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया। तो यह दोनों पावर एक ही व्यक्ति में समाहित कर दी गई। ये महत्वपूर्ण एक प्रावधान था हमारे संशोधन विधेयक 1786 के विषय में। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ दोनों पदों पर नियुक्त किया गया। दोनों पदों की शक्तियां दी गई। इस प्रकार से दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल का पद काफी मजबूत हो गया।
ध्यान रखिएगा, इस छोटे से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया गया जितना कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। यह था इस संशोधन विधेयक 1786 के महत्वपूर्ण प्रावधान। इन 3 प्रावधानों के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वितीय उद्घोषणा बिल के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वितीय उद्घोषणा बिल 1788 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, अब इस बिल की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, इस बिल में कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और अधिक कठोर सुदृढ़ कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में और अधिक मजबूती आ गई, कठोरता आ गई, कंपनी को इसने जकड़ लिया। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट की सेनाओं को भारत भेजने का आदेश दे दिया गया। मतलब भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेनाएं, ब्रिटिश सेनाएं आएंगी कंपनी की सेनाओं के साथ में ही। साथ में दोस्तों, इस जो क्राउन की सेना जो भारत आने वाली है, उसका खर्चा भारतीय राजस्व से दिया जाना सुनिश्चित किया गया कि क्राउन की सेना का खर्चा कौन देगी? कंपनी अपने राजस्व ही चुकाएगी, जो कि आम भारतीय के खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया जाना था। ठीक है। तो यह था दोस्तों, महत्वपूर्ण था कि संचालक समिति को आदेश दिया गया कि वह आय व्यय का वार्षिक विवरण ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत करे। अब कंपनी अपनी मनमानी नहीं चला सकती थी। जो भी भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में जो भी आय व्यय होने थे, उनका एक लिखित वार्षिक विवरण ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखे। दोस्तों, आखिर 1788 ईस्वी के द्वितीय उद्घोषणा विधेयक का क्या प्रभाव पड़ा या उसका क्या महत्व था? हमारे लिए तो नहीं, ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी महत्व था। देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी की आय व्यय की पूरी प्रणाली या पूरी व्यवस्था पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी को अपनी सभी आय व्यय का ब्यौरा ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रतिवर्ष रखना था और अब कंपनी आर्थिक क्षेत्र में मनमानी नहीं कर सकती थी और अपनी आय व्यय को नियंत्रित करने का उसे आदेशित भी किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये खत्म होता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में जो किए गए थे संशोधन विधेयक 1786 और द्वितीय डिक्लेरेटरी विधेयक 1788 के विषय में अध्ययन। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, इसके बारे में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।